गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में बिल्डिंग प्लानिंग के प्रिंसिपल्स के बारे में बात की थी। अब प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग की यदि मैंने बात की थी तो आप जानते हैं कि बहुत सारे प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग की बात की। जैसे मैंने ओरिएंटेशन, प्राइवेसी, फ्लेक्सिबिलिटी, सैनिटेशन, बहुत सारी चीज़ों की बिल्डिंग की प्लानिंग की बात की हमने। तो भाई हमें बिल्डिंग की प्लानिंग को कैसे करना है। अब आज हम प्लानिंग के दूसरे पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं, नेशनल बिल्डिंग कोड। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, नेशनल बिल्डिंग कोड। नेशनल बिल्डिंग कोड का मतलब आप नाम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे नेशनल लिखा हुआ, मतलब कि ये नेशनल लेवल में लागू होती है पूरे देश में। नेशनल बिल्डिंग कोड एक टाइप की बुकलेट और एक गाइडलाइन है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को लेके, जिसको गवर्नमेंट ऑथराइज करती है ऑल ओवर इंडिया में किसी भी टाइप के कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, तो अभी जो हम करंट वर्जन नेशनल बिल्डिंग कोड का यूज़ कर रहे हैं वो 2016 वर्जन का है। ठीक है बच्चों, तो अपन अब जब बात कर रहे हैं नेशनल बिल्डिंग कोड को, तो मैंने बताया कि नेशनल बिल्डिंग कोड इज़ अ गाइडलाइन और अ बुकलेट विच प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। नाउ अब हम बात कर रहे हैं नेशनल बिल्डिंग कोड हम किससे कहते हैं। तो द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड डेवलप्ड द नेशनल बिल्डिंग कोड इन द अर्ली 1980s। मतलब कि सबसे पहले ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने नेशनल बिल्डिंग कोड को डेवलप किया था 1980s में। क्यों किया था? एज अ गाइड कोड फॉर म्यूनसिपालिटीज़ एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक गाइडलाइन फॉलो करने के लिए नगर पालिकाओं को और जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं फॉर फॉलो इन द फॉर्मुलेटिंग एंड अडॉप्टिंग बिल्डिंग बायलॉस। मतलब कि बिल्डिंग बायलॉस, बिल्डिंग बनाने के नियम्स को लेकर उन्होंने गाइडलाइन जारी की थी, जो म्यूनसिपालिटी और डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉलो करती थी 1980s में। ठीक है बच्चों, अब अपन जब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि द वॉलेंट्री कोड कवर मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग। द वॉलेंट्री कोड कवर मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन विथ अ स्मॉल पार्ट ऑफ डेडिकेटेड टू एनर्जी एफिशिएंसी। मतलब कि ये पूरा जो कोड है, ये जो कोड काम करता है वो ऐसे करता है कि जिसमें हम बिल्डिंग से डिज़ाइन से लेके कंस्ट्रक्शन से लेके एवरी आस्पेक्ट, मतलब हर आस्पेक्ट, मतलब कि सारे पॉइंट्स को कवर करता है। चाहे वो ड्रेनेज का कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो कंक्रीट का यूज़ हो, चाहे वो पेंटिंग हो, बहुत सारी फर्दर जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है वो सब कवर करता है। बट विथ अ स्मॉल पार्ट डेडिकेटेड टू एनर्जी एफिशिएंसी। मतलब कि छोटा सा पार्ट इसमें एनर्जी एफिशिएंसी को लेके भी था। अब एनर्जी एफिशिएंसी क्या होती है? एनर्जी एफिशिएंसी क्या होती है? एनर्जी एफिशिएंसी मतलब कि हमें हमारे कस्टमर को जो डे लाइट है या जो डे टाइम है या फिर नाइट का टाइम है, इन सारे समय पे हम नेचुरल रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएँ। क्योंकि जैसे जैसे आप जान रहे हैं, दो टाइप के एनर्जी सोर्स होते हैं, एक रेन्यूएबल और एक नॉन रेन्यूएबल। तो हम रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना अच्छा है। तो ये जो हम उसे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में कैसे यूज़ करते हैं, तो हम उसे कहते हैं एनर्जी एफिशिएंसी। मतलब हम मैक्सिमम एनर्जी जो है उसे एफिशिएंट करने के बाद हम उसे यूज़ करेंगे। फिर लिखा हुआ है एनबीसी प्रोवाइड जनरल गाइडलाइन ऑन पोटेंशियल एनर्जी एफिशिएंसी aspect of such factor as daylight integration, artificial lighting requirement and HVAC design standard. NBC is a refer standard for most construction design and document in the country. मतलब एनबीसी प्रोवाइड करता है बहुत जनरल गाइडलाइंस जो होती हैं वो होती हैं पोटेंशियल एनर्जी एफिशिएंसी। पोटेंशियल एनर्जी एफिशिएंसी मतलब कि क्या? पोटेंशियल एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब ये कि मैक्सिमम एनर्जी, जो हैवी एनर्जी हम उसका यूज़ कर रहे हैं। जैसे डे लाइट इंटीग्रेशन, डे लाइट मतलब कि दिन में कितना लाइट लगना चाहिए। आर्टिफिशियल लाइटिंग रिक्वायरमेंट, आर्टिफिशियल मतलब कि ट्यूबलाइट, एलईडी बल्ब्स, आपके कोई भी जो हम आर्टिफिशियल मतलब जिससे हम जो लाइट हमारे पास बाहर से आती है, मैन मेड बिजली जिसको हम कहते हैं। ठीक है, जिसको जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, HVAC तो हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग। तो हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग का मतलब है भाई घर में कितना हीट ट्रांसफ़र होना चाहिए, कैसे हमें ठंडी में गर्म हाउस को रखना है और गर्मी में ठंडा रखना है। तो ये बहुत ज़्यादा आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ हुए जाने वाला टॉपिक है HVAC डिज़ाइन बिल्डिंग में। फिर लिखा है एनबीसी इज़ रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर मोस्ट कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन द डॉक्यूमेंट्स इन द कंट्री। मतलब कि जितनी भी मैक्सिमम टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन जितने भी होते हैं वहाँ पे हम एनबीसी का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद जब बच्चों बात आती है, हम इसके आगे जब हम बात करेंगे तो लिखा है इन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द कोड प्रोवाइड गाइडेंस ऑन एस्पेक्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन related to daylight and natural ventilation and sustainable development in various part and section concerning approaching design usage practice with regard to the building material।
कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड बिल्डिंग एंड प्लम्बिंग सर्विसेज। अब ये पूरा एक बार में पैराग्राफ इसलिए पढ़ा क्योंकि ये एक साथ ही था। तो आप ये देखिए, ये लिखा है इन दिस लेटेस्ट वर्जन, आजकल के जो सबसे एडवांस एनबीसी का वर्जन है वो हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है एनर्जी कंजर्वेशन में। अब एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हम कम से कम एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स के लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि बिल्डिंग में एलईडी लाइट्स का यूज़ लगाना है, जैसे कि आप देखते हैं कि ट्यूबलाइट की लोकेशन ऐसी फिट करना है कि मैक्सिमम एनर्जी हम यूटिलाइज कर पाएँ। कंजर्वेशन का मतलब है एनर्जी बचाना, ठीक है। फिर लिखा हुआ है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि एक ऐसा डेवलपमेंट जिससे एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा इन वेरियस पार्ट। फिर लिखा है उसकी डिज़ाइन ऐसी बनाइए कि भाई बिल्डिंग एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, बिल्डिंग का यूज़ ऐसा करिए कि भाई बिल्डिंग हमारे एनवायरनमेंट को पहुंचे ना पहुंचे। और आगे देखते हैं ऐसे मटेरियल का यूज़ करिए जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियरीज़ हैं। फिर हम बात करते हैं बिल्डिंग की प्लम्बिंग सर्विसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। प्लम्बिंग मतलब कि पानी को हमें लेके जाना है, तो हम कैसे, क्योंकि देखिए पानी को बिल्डिंग में ऊपर लेके जाना है मतलब कि वो डायरेक्ट हमें बिजली का सोर्स वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम कैसे उस बिल्डिंग को ऐसे बनाएं कि भाई वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कंजर्वेशन कर पाएँ। आप एक गाइडलाइन ये रख सकते हैं कि नेशनल बिल्डिंग कोड एक टाइप की ऐसी गाइडलाइन है जो ज़्यादा से ज़्यादा मेजर पार्टों में आज की डेट में जिसका सबसे ज़्यादा काम है वो है एनर्जी एफिशिएंसी को लेके। अब एनर्जी एफिशिएंसी मतलब जैसा कि आप जानते हैं गवर्नमेंट इसमें खुद बहुत काम कर रही है। एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब होता है भाई कि मिनिमम खर्चे पे मैक्सिमम फ़ायदा या फिर मैक्सिमम यूज़। अब बात आती है, ये देखिए बच्चों, ये दो किताब आपको दिख रही हैं अभी यहाँ पे, जैसे आप जो देखा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ वॉल्यूम 2016 वॉल्यूम 1, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016 वॉल्यूम 2। ये दो बुक्स जो हैं या फिर ये दो गाइडलाइन है जो अभी गवर्नमेंट ने लागू किए हैं। ऊपर लिखा हुआ है देखिए, भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2016, मतलब ये 2016 में बनाई गई थी, जिसमें भारत में जितने भी मकान बनेंगे, जितने भी भवन बनेंगे उसको लेके हम यहाँ पे इसकी गाइडलाइन है। बनाया किसने था? देखिए नीचे लिखा हुआ है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो अब हम ये सब चीज़ें पढ़ क्यों रहे हैं? आखिरी बात ये आती है कि नेशनल बिल्डिंग कोड हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो नेशनल बिल्डिंग कोड हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमने अभी देखा कि बिल्डिंग को प्लान करते समय हमें ओरिएंटेशन का ध्यान रखना है, हमें प्लानिंग का ध्यान रखना है, हमें प्राइवेसी का ध्यान रखना है, हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन जब आने वाले समय पे आप फर्दर कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो जब फर्दर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्डिंग में आएगी। जैसे आप हो सकता है मॉल बनाएं, आप हो सकता है किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में काम करें, आप हो सकता है कोई बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो कैनाल वगैरह बनती है वहाँ पे काम करें। तो वहाँ पे नेशनल बिल्डिंग कोड अच्छा, इसमें हर एक चीज़ की कंस्ट्रक्शन की होती है। तो ठीक है, एक बिल्डिंग में जो भी चीज़ें लगेंगी उसके सारे चीज़ें इसमें पाई जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, ये हुआ कैसे बना है। तो नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया अ कॉम्प्रहेंसिव बिल्डिंग कोड। नेशनल बिल्डिंग कोड एक टाइप का एक कॉम्प्रहेंसिव बिल्डिंग कोड है। कॉम्प्रहेंसिव मतलब कि जिसमें वास्ट चीज़ें और छोटी चीज़ें सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं। इज़ द नेशनल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडिंग गाइडलाइन फॉर रेगुलेटिंग द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अक्रॉस द कंट्री। मतलब कि आपसे यदि कोई डेफिनेशन पूछे तो आपको ये बताना है कि नेशनल बिल्डिंग कोड एक टाइप की ऐसी बुकलेट है या फिर एक टाइप की ऐसी गाइडलाइन है जो हमें ऑल ओवर इंडिया में फॉलो करनी पड़ती है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को लेकर, अब चाहे वो किसी भी टाइप की बिल्डिंग हो। फिर लिखा है इट सर्व एज अ मॉडल कोड फॉर एडॉप्शन बाय ऑल एजेंसी इन्वॉल्व्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पूरे देश भर में जितनी भी एजेंसीज काम कर रही हैं उन्हें सबको इसको एज अ मॉडल काम करना है। मॉडल मतलब कि यहाँ पे जैसे ऐसा माना गया है कि भाई इसके जैसा ही कंस्ट्रक्शन आपको करना है या इससे अच्छा करना है, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क्स टू बी दे एक वो चाहे तो किसी भी डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जैसे हम कहते हैं, अदर गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, लोकल बॉडीज और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन एजेंसीज। मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में जितना भी कंस्ट्रक्शन होगा वो सारा नेशनल बिल्डिंग कोड के अंदर होगा। तो आप ध्यान रखेंगे भाई ये लिखा है कि इट सर्व एज अ मॉडल कोड फॉर एडॉप्शन बाय ऑल एजेंसी इन्वॉल्व्ड इन अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क टू बी, चाहे वो कोई भी कंस्ट्रक्शन करें, पीडब्ल्यूडी करें, अदर गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट करें या फिर लोकल बॉडीज़ करें या फिर प्राइवेट कंस्ट्रक्शन एजेंसीज करें। मतलब कि जो भी कंस्ट्रक्शन देश में होगा वो सब नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत होगा। फिर लिखा हुआ है कि द कोड मेनली कंटेन्स, तो ये जो कोड है वो मेनली क्या क्या रखता है अपने अंदर। तो सबसे पहले लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन का मतलब होता है कि सरकार से अप्रूवल लेने के लिए, एडमिन मतलब होता है प्रशासनिक सेवा, ठीक है। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात करूं तो एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन मतलब कि भाई बिल्डिंग बनाने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है नगर पालिका से, नगर निगम से, आपके यहाँ के डेवलपमेंट अथॉरिटीज से उस मैप को पास कराना पड़ता है
इसमें मेजरली एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, मतलब कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स बना दिए गए हैं कि भाई इसको होना चाहिए आपके बिल्डिंग में। फिर लिखा है डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स, बिल्डिंग का डेवलपमेंट कैसे होना है। फिर लिखा है जनरल बिल्डिंग रिक्वायरमेंट, बिल्डिंग की जनरल रिक्वायरमेंट जैसे फायर सेफ्टी, आग लगे तब। स्टिपुलेशन रिगार्डिंग मटेरियल, मतलब कि भाई कौन सा मटेरियल लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, और स्ट्रक्चर डिज़ाइन को लेके। तो ये जो कोड है इसमें मेजरली हम जब बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मतलब कि उस बिल्डिंग की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होंगी उससे अप्रूवल। डेवलपमेंट मतलब फर्दर डेवलपमेंट कैसे होगा, डेवलपमेंट कंट्रोल कैसे होगा। जैसे कि अब इसका एग्जांपल आप समझिए थोड़ा सा, कि जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कुछ कुछ मोहल्लों में ऐसा होता है कि अचानक से मकान बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। जब मकान बनाए जाते हैं तो भाई कोई भी कंस्ट्रक्शन का मालिक उसको एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत आगे बढ़ाएगा तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अब बात करते हैं अपन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की, तो जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग अपन जब बनाएंगे तो जब वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे तो जब अपन वो बिल्डिंग बनाएंगे तो जैसे कुछ भी लोग कोई भी बिल्डिंग खड़ी कर देंगे तो फिर उससे नुकसान ये होगा कि वो बिल्डिंग अच्छी नहीं दिखेगी और स्ट्रक्चर को सेफ्टी को लेके नहीं होगी। फिर इसके बाद अपन दूसरी वजह पर अपन बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन को लेके, कि अपन जब कंस्ट्रक्शन को लेके बात करेंगे तो इसमें अपन ये करेंगे कि जैसे कोई भी हैप्पीजार्ड कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। हैप्पीजार्ड का मतलब ये होता है कि कोई भी आड़ा टेढ़ा कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी भगना नहीं चाहिए। मतलब कि जैसे कुछ कुछ आपने शहर में देखा होगा, कुछ कुछ जगह पे आपने ये देखा होगा कि कोई बिल्डिंग बहुत बड़ी है, कोई बिल्डिंग बहुत छोटी है, कोई बिल्डिंग का कलर नहीं है, कोई बिल्डिंग, सारी बिल्डिंग यदि एक जैसी बनेंगी तो अच्छा लगेगा, सारी बिल्डिंग का एक जैसा बिल्डिंग का लोड रहेगा तो अच्छा लगेगा। जैसे मानिए कि आप जैसे एक जनरल एग्जांपल पे एक कॉलोनी में 50 मकान है, उस 50 मकान में एक मकान बहुत बड़ा है और बाकी 50 छोटे हैं, तो भाई गलती तो उसकी नहीं है। तो लेकिन ये फर्दर डेवलपमेंट है, वो जैसे जैसे फैमिली बढ़ती है वैसे वैसे मकान बढ़ता है, लेकिन हमें गाइडलाइंस को फॉलो करना है, क्योंकि यदि कल को कोई अर्थक्वेक आता है, कल को बिल्डिंग गिरती है तो आखिरकार आती है सरकार की जिम्मेदारी। इस वजह से उन्होंने वो गाइडलाइन बना दी कि आपको ये फॉलो करना है। अब इसके बाद लिखा है कि दिस कोड ऑल्सो कंटेन्स कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग सेफ्टी। तो भाई ये जो कोड है ये कंस्ट्रक्शन को भी कंट्रोल करता है, उसमें सेफ्टी को लेके, जैसे बिल्डिंग एंड प्लम्बिंग सर्विसेज। मतलब अभी तक हम समझ रहे थे कि सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आता है, तो नहीं, बिल्डिंग एंड प्लम्बिंग सर्विसेज मतलब कि बिल्डिंग जब बनाते हैं, बिल्डिंग में जो सर्विसेज होती हैं, बिल्डिंग सर्विस किसे कहते हैं, बिल्डिंग सर्विस मतलब कि बिल्डिंग को हमें चलाने के लिए बिल्डिंग में सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, जैसे बिजली, पानी, गंदा पानी बाहर निकालना है, आग लगने से बचने के लिए फायर सेफ्टी। बिल्डिंग सर्विस मतलब कि एक बिल्डिंग बिना जिसकी कंप्लीट ना होती हो, ठीक है। अप्रोच टू सिस्टम, अब देखो बिल्डिंग सर्विसेज जो कोड है, ये कोड बिल्डिंग प्लम्बिंग सर्विसेज में भी काम करेगा, बिल्डिंग सर्विसेज में भी काम करेगा। अब सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी मैंने आपको बताया कि भाई सस्टेनेबिलिटी मतलब कि भाई एक ऐसी बिल्डिंग जिससे हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान ना हो, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है कि एंड एसेट एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट। तो लिखा हुआ है एसेट मतलब कि भाई किस चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें, किस चीज़ों की वाइडेस्ट ज़रूरत। एसेट का मतलब होता है कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ें जो अति आवश्यक है, और फैसिलिटी है भाई हमें कैसे देना है। तो मतलब ये कोड जो है ये बिल्डिंग की सर्विसेज और प्लम्बिंग सर्विसेज को लेके भी काम करता है। इसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि भाई इसमें एसेट और फैसिलिटी मैनेजमेंट को लेके भी हम बात करते हैं। एसेट का मतलब होता है कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। अब लिखा है कि दिस कोड वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1970, ठीक है। तो जब ये कोड सबसे पहले बना था तो वो था 1970। फिर लिखा है एट अ इंस्टेंस ऑफ प्लानिंग कमीशन देन फर्स्ट रिवाइज इन 1983। मतलब ये जो कोड जब सबसे पहले बना था तो हमने इसको 1970 पे, इसका 1970 में ये बनना शुरू, मतलब 1970 में बन गया था। फिर इसके बाद जब इसमें प्लानिंग कमीशन ने काम किया, प्लानिंग कमीशन सरकार ने बाद में बनाया था। प्लानिंग कमीशन मतलब कि एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बिल्डिंग का सिर्फ प्लानिंग देखा करता था उस समय, तो उसको उन्होंने रिवाइज किया 1983 में। फिर लिखा है देयर आफ्टर 3 मेजर अमेंडमेंट्स। तो अमेंडमेंट्स का मतलब होता है संशोधन। जब हम किसी भी चीज़ पे काम करते हैं तो कोई भी चीज़ धीरे धीरे ही अच्छी होती है भाई। पहले हम उसको गलत करते हैं, फिर उसको सही करेंगे, फिर धीरे धीरे ही वो सही पटरी पे आ पाती है। तो जब 1983 के बाद इसमें 3 अमेंडमेंट्स लागू किए गए, ठीक है। तो 2 लागू किए गए वो 1987 में, और तीसरा लागू किया गया 1997 में। आपको ये ध्यान इसलिए रखना है कि ये पूछे जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग के तहत भी, और कई बार इंटरव्यूज़ वगैरह में, और इवन कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि भाई कब हमारे नेशनल बिल्डिंग कोड में अमेंडमेंट्स जारी किए गए थे, ठीक है। तो आप ध्यान रखें 1970 में ये पहली बार बना था। फिर प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस हुआ, प्लानिंग कमीशन ने इस पे काम किया। उस पर जब उन्होंने काम किया तो इसे 1983 में रिवाइज़ किया गया। जैसे ही वो रिवाइज़ हुआ इसके बाद 3 मेजर अमेंडमेंट हुए, 3 संशोधन हुए वहाँ पे। पहला 2 संशोधन जो हुए वो 1987 में हुए, और जो तीसरा हुआ है वो 1997 में हुआ है,
ठीक है। अब जब ये कोड, अच्छा रिवीजन अलग होता है और अमेंडमेंट्स अलग होता है। रिवीजन मतलब कि दोबारा छपना, ठीक है, दोबारा अलग से उसमें मैं एक बार पूरा स्टडीज होना, सारी चीज़ें है ना। और अमेंडमेंट होना मतलब कि संशोधन, बाकी सारी चीज़ें वैसी ही हैं, हमने और चीज़ों में सुधार कर ली। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद ये लिखा हुआ है कि द सेकेंड रिवीजन ऑफ अ कोड कोड वॉज इन 2005। मतलब कि अब जैसे एक बार 1970 में बना, 1983 में रिवाइज किया गया प्लानिंग कमीशन ने, फिर 1987 में उसमें 2 अमेंडमेंट्स लेके आए, फिर 1997 में तीसरा लेके आए, लेकिन 2005 में दोबारा स्टडी हुई और स्टडी होने के बाद दोबारा ये बनाया गया। और इसके बाद फिर इस 2005 में जो बनाया गया उसके 2 अमेंडमेंट्स किए गए, वो 2015 में इशू किए गए। तो ये आपको जो ईयर्स हैं ये याद रखने हैं बच्चों, ध्यान रखेंगे आप, है ना। फिर इसके बाद जब बात आती है, अब क्या लिखा हुआ देखिए, तो लिखा हुआ है कि ड्यू टू लार्ज स्केल चेंज इन अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। आप जानते हैं कि धीरे धीरे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं। सच अ चेंज इन नेचर ऑफ ऑक्यूपेंसी विथ प्रिविलेंस, मतलब कि कस्टमर की आवश्यकताओं में भी बहुत सारी बदलाव आ रहे हैं। जैसे कि पहले बिल्डिंग ज़मीन बेसिक फ्लोर में ज़्यादा फैली होती थी और आजकल दिन ब दिन बिल्डिंग हाई राइज बिल्डिंगें बन रही हैं, तो कस्टमर की चॉइसेस और उसकी ऑक्यूपेंसी भी बढ़ रही, चेंज हो रही है। इट्स ग्रेटर डिपेंडेंस ऑन कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ बिल्डिंग सर्विस, मतलब कि भाई जब बिल्डिंग बदलेगी, पहले बिल्डिंग चौड़ाई में होती थी या फिर ऊंचाई पे होने लगी हैं, तो इसकी सबसे ज़्यादा चेंज होती हैं बिल्डिंग सर्विसेज। फिर इसके बाद लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मतलब कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बदल रहा है, जैसे जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन आगे हो रहा है, वैसे वैसे हमारे कस्टमर की चॉइसेस बदल रही हैं, वैसे वैसे हमारे कस्टमर के जो उसकी तरफ से हमारे इनपुट्स हैं वो बदल रहे हैं, जो उसकी जो ऑक्यूपेंसी है वो बदल रही है। फिर इसके बाद क्या होता है कि हम जब बात कर रहे हैं कि इसमें कैसे करना है, तो जब ये उसका कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे बदलेगा तब हम उसको ऐसे बदलेंगे कि भाई बिल्डिंग सर्विसेज भी बदलेंगी। फिर जब बिल्डिंग की चॉइस को लेकर हम बात करेंगे तो बिल्डिंग की चॉइसेस बदल रही हैं धीरे धीरे। फिर लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मतलब कि भाई कोशिश करेंगे हम जितना नया से नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ कर पाएंगे, वैसी बात है। फिर लिखा है कि ग्रेटर नीड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड रिकॉग्निशन ऑफ नीड फॉर प्लांट मैनेजमेंट, मतलब कि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है तो हम इन्वायरमेंट की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं, इन्वायरमेंट को लेके हम ज़्यादा बात करते हैं, तो धीरे धीरे वहाँ पे बदलेंगे हम। इसके बाद लिखा है प्लांट मैनेजमेंट, मतलब प्रॉपरली प्लांट मैनेजमेंट करना है बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जैसे आप जानते हैं जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे आप ये समझ पा रहे हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन जितना पेपर में आसान दिखता है उतना ही टिपिकल फील्ड में है और उससे ज़्यादा इसका एग्जीक्यूशन है। तो जब हम एग्जीक्यूशन करते हैं तो बहुत सारी परेशानी ऐसी आती हैं जिसमें हमें, जैसे मान लिया कि लेबर काम नहीं कर रही है, पेमेंट की वजह से नहीं हो रहा है, छुट्टियां लग गई हैं, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट, ये प्लांट मैनेजमेंट की वजह से काम आता है। और इसके बाद सबसे बड़ी बात कि शिफ्ट द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सिनेरियो, मतलब कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सिनेरियो जो चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे, उसको हम ये बैलेंस करने के काम आता है। फिर अगला स्टेप पे लिखा हुआ है कि कंसिडरिंग दीज अब जब ये देखा गया कि भाई इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, बिल्डिंग सर्विसेज चेंज हो रही हैं, एनवायरनमेंट के लिए काम करना है, क्योंकि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे हमारे पेड़ पौधे कट रहे हैं, उसके बाद हम रिप्लेसमेंट हमारे पास नहीं है। तो जैसे जैसे हम काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के हिसाब से और जैसे जैसे गवर्नमेंट हम आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ही हमारे बिल्डिंग का प्लानिंग कमीशन है वो भी बढ़ रहा है। और उन्होंने अपने हिसाब से बताया कि भाई कंसीडरिंग दिस, उन्होंने देखा, एक कमेटी बनाई, ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव रिवीजन ऑफ कोड, जिन्होंने लागू किया एक कॉम्प्रहेंसिव, लिखा है द प्रोजेक्ट फॉर कॉम्प्रहेंसिव रिवीजन फॉर कोड टेकन अप अंडर द एजिस, ठीक है। तो मतलब एक एज के अंदर में नेशनल बिल्डिंग कोड की एक स्पेशलाइज कमेटी बनाई गई जिसका नाम था CED 46 ऑफ BIS एंड 22 एक्सपर्ट पैनल। तो BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के स्टैंडर्ड के टोटल 46 लोग जिनका नाम दिया गया CED, ठीक है। CAD 46, ठीक है, CAD 46 और BIS के कमेटी के द्वारा 22 एक्सपर्ट पैनल थे जिसमें 1000 से ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, ठीक है। एक्सपर्ट पैनल्स के अंदर एक्सपर्ट लोग होते हैं, ठीक है। तो ऐसे 1000 एक्सपर्टों ने मिलकर एक पूरा कॉम्प्रहेंसिव कोड बनाया एज अ क्यूमुलेशन प्रोजेक्ट। एक क्यूमुलेशन मतलब कि साथ साथ सबने काम किया, तो एक फाइनल कोड लागू किया गया 2016 में। और एज नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016 एक इन्हीं के काम का एक सबसे बड़ा आउटपुट है, जिन पे इस 1000 लोगों ने काम किया, जिसमें 22 एक्सपर्ट पैनल थे और उस 22 एक्सपर्ट पैनल में 46 BIS कमेटी के हेड थे।
तो ये वो चीज़ें हैं जो बिल्डिंग को बनाने से पहले हमें पता होनी चाहिए हमेशा कि भाई ऐसे इसमें क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम है या क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। फिर लिखा है अ कॉम्प्रहेंसिव एनबीसी कंटेन्स 12 पार्ट। एक जो एनबीसी का कंबाइंड पार्ट है जिसमें छोटा बड़ा कंस्ट्रक्शन सब कुछ दिया हुआ है, उसमें 12 पार्ट हैं और 12 पार्ट में जब हम उसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो टोटल 33 चैप्टर्स उसमें हैं। तो ये मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ ये मेजर पार्ट्स हैं। जो एनबीसी तो वैसे भी इतना बड़ा है कि हम इसको कवर नहीं कर सकते क्योंकि एक पूरी बुक है ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इसको जैसे ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि 12 पार्ट और 33 चैप्टर हैं इसमें। इसके बाद इसको 1000 लोगों का एक्सपर्ट कमेटी ने मिलकर बनाया था जिसके ऊपर 22 एक्सपर्ट पैनल थे और 22 के ऊपर 46 बीआईएस कमेटी के हेड थे। फिर इसके बाद जब बच्चों बात आती है कि अपन जब बात करते हैं पर्पस ऑफ कोड, तो भाई इसको बनाने का मतलब क्या था। तो सबसे पहला लिखा हुआ है इंश्योर पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी थ्रू आउट अ बिल्डिंग। बिल्डिंग की मतलब पब्लिक जो रह रही है उसका हेल्थ इशू और सेफ्टी भाई पूरे ज़िंदगी भर मतलब उसका वही कंस्ट्रक्शन कभी कभार आप पढ़ते हैं कि भाई कोई बिल्डिंग डैमेज हो गई, आखिरकार सब सरकार के ऊपर आता है। तो सरकार सबसे पहले ध्यान रखती है कि भाई बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना है। तो पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी को देखते हुए हम इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसके बाद लिखा है मोस्ट हैव कम इन टू प्ले आफ्टर द फैक्ट, मतलब कि बिल्डिंग बनाने के बाद कई चीज़ें मालूम चलती हैं। तो भाई इसमें हम सबसे एनबीसी जब बने तो एनबीसी में हम हमेशा ध्यान रखते हैं जो भी चीज़ें चेंज होती हैं वो सारी चीज़ें हम कंस्ट्रक्शन पर नोट करते जाते हैं। लिखा हुआ है आफ्टर द फैक्ट मतलब कि बनने के बाद जो भी फैक्ट होता है हम उसके बाद उसको चेंज करते हैं, ठीक है। मेजर ट्रेजिडी से जो भी हम सीखते हैं हम उसे चेंज करते हैं हमारे। फिर जैसे आप एक एग्जांपल समझिए, जैसे भूकंप आया तो भूकंप आने के बाद बहुत सारे मकान डैमेज हो जाते हैं, कुछ कुछ जगह पर मकान गिर जाते हैं, बहुत सारे लोग दब के मर जाते हैं। तो उन सब से बचाने के लिए आजकल गवर्नमेंट की नई नियम आ गई हैं कि हमें बिल्डिंग में हर 3.5-4 फीट के ऊपर एक कंक्रीट की लेयर बिछानी है अर्थक्वेक रेजिस्टिंग बिल्डिंग की, जिससे हमारा मकान और जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा सेफ बना रहे। तो ये कुछ हमेशा लिखा हुआ है कि आफ्टर द फैक्ट मतलब कि भाई होने के बाद ही तो हम ठीक कर पाएंगे, जब हम देखेंगे तब तो सीख पाएंगे। तो ये लिखा हुआ है कि भाई ये जो मोस्ट हैव कम तो जो आया है वो इसी से आया कि भाई हमेशा हम सीखते गए, जो बड़ी बड़ी ट्रेजिडीज़ हुई हैं उससे हमने नेशनल बिल्डिंग कोड बनाए हैं। फिर लिखा है कि दे आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट। इस पॉइंट को देख के आप समझ रहे होंगे कि जो एनबीसी है वो ऐसे सिखाया जाता है या इस वजह से कंसर्न करता है कि भाई कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट को लेके हम बात कर रहे हैं। फिर लिखा है कि भाई देखो पहला हैजार्डस मटेरियल और इक्विपमेंट यूज्ड इन बिल्डिंग। अब जैसे आप जानते हैं कि जब हम कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं तो ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग के इक्विपमेंट्स कई हैं जो बिल्डिंग में यूज़ हो रहे हैं फ्रीक्वेंटली। तो हम एनबीसी जो हमें है, एनबीसी हमें गाइड कर देती हैं कि आपको ये इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना है, आपको ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे तो आपकी बिल्डिंग की एफिशिएंसी बनी रहेगी। आप यदि बनाएंगे तो भाई लेबर पेमेंट वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें आसानी हो जाती हैं। तो एनबीसी जो है वो हैजार्डस मटेरियल मतलब कि इतने बड़े लेवल में जब मटेरियल लगना है तो वो आपको पहले बता देती है कि भाई बिल्डिंग में हमें कैसे कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करना है। फिर लिखा है कि 75% ऑफ होल एंड स्टैंडर्ड डील विद द फायर। अब बात क्या आती है कि भाई 75% जो कोड बना हुआ है वो ऐसे बना हुआ है कि भाई हमें आग से बचाने को लेके मेजर काम करना है बिल्डिंग में, क्योंकि बिल्डिंग में नॉर्मली ऐसा होता है भूकंप बहुत माइनर में, जैसे देखो जब जो एरिया ऐसे होते हैं कि जहाँ पे भूकंप ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पे हम बिल्डिंग का प्लान अलग ही करते हैं। लेकिन जिस एरिया में भाई सबसे ज़्यादा आप जानते हैं पब्लिक बिल्डिंग में आग वगैरह लगने की गुंजाइश ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि 75% जो कोड है मतलब नेशनल बिल्डिंग कोड है उसका मेजर जो सबसे बड़ा पार्ट है वो प्ले करेगा फायर सेफ्टी को लेके। फिर लिखा हुआ है कि भाई एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब होता है आप जानते हैं कि भाई हमें एनर्जी बचाने पे काम करना है। जैसे आप देख रहे हैं धीरे धीरे एलईडी लाइटें इसका यूज़ बढ़ रहा है, धीरे धीरे सीएफएल का यूज़ बढ़ रहा है। पहले के टाइम पे सोलार पैनल जो सिग्नल लगते रहे सोलार पैनल के साथ वो लगने लगे हैं आजकल। फिर ऑटोमेटिक लाइट्स लग रही हैं आज की डेट में। तो ये धीरे धीरे समय के साथ हम बदलते जा रहे हैं। एनर्जी कंजर्वेशन ही एनर्जी को यूज़ करना है। आप जानते होंगे कि भाई ऊर्जा का बचाना ही ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा की सेवा है। तो आप जानते हैं ये बात कि भाई हम एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, कम से कम यूज़ में मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे तो वो ही हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अब जो बात आती है बच्चों 2016 में एक कोड को रिवीजन किया गया, अभी मैंने आपको बताया
तो ये जो लिखा हुआ है, अब इसके बारे में हम वो पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं जो रिवीजन के थ्रू आए। तो देखिए एनबीसी में बहुत सारे पॉइंट आते हैं, इतने पॉइंट है कि हम कवर भी नहीं कर सकते हैं, फिर भी जो मेजर पॉइंट्स हैं हम उसको कवर कर रहे हैं, कि जो आपके लिए समझने में भी आसान होंगे और जो आपको बहुत आसानी से यूजेबल भी आ जाएंगे। तो पहला लिखा है कि प्रोविजन फॉर एसोसिएशन नीड बेस्ड प्रोफेशनल एंड एजेंसीज have been updated to ensure proper discharge of responsibility for accomplishment of building project। मतलब कि इस पूरे पॉइंट का बेसिक मतलब ये कहते हैं कि जब हम बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में हम जब काम शुरू कर रहे हैं तो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आपने देखा होगा कि एसोसिएशन बेस्ड प्रोफेशनल्स, मतलब कि एसोसिएशन बेस्ड मतलब जैसे जैसे आप देख रहे हैं, आज पहले लेबर हमें मार्केट में ऐसे ही मिल जाती थी, आजकल लेबर एसोसिएशंस होने लगी हैं। इसके बाद लिखा हुआ है एजेंसीज, लेबर कॉन्ट्रैक्टर अलग होते हैं, लेबर एजेंसीज अलग होती हैं, ठीक है, जो हमें प्रॉपर डिसाइड मतलब कि भाई जो हमें बिल्डिंग के प्रॉपर काम के ख़त्म करने की गारंटी देते हैं कि भाई जिसका बेसिक काम ही है लेबर अरेंज करना, लेबर की पॉलिसीज़ करना और उनकी एकोमोडेशन और उनकी बहुत सारी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसे फुलफ़िल करना। तो भाई ये लिखा हुआ है कि भाई 3rd रिवीजन जो 2016 में हुआ उसमें ये बोला गया कि भाई वहाँ पे प्रोविज़न दिए गए बिल्डिंग में एसोसिएशन बेस्ड प्रोफेशनल, मतलब कि भाई एसोसिएशन वाले लोग, जैसे हो सकता है कि भाई एक टाइप के स्पेशल मिस्त्री हैं, एक टाइप के लोग, इनकी खुद की एसोसिएशन होती हैं सब लोगों की, आप जानते हैं लेबर एसोसिएशन जिसको हम यूनियन कहते हैं। एसोसिएशन बेस्ड प्रोफेशनल्स को और एजेंसीज़ को हमने काम दिया बिल्डिंग में। क्यों दिया? क्योंकि हम जानते हैं मैक्सिमम जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फर्दर ही टेक केयर करते हैं, आगे इसका काम करते हैं। फिर लिखा है विद अ व्यू ऑफ इंश्योरिंग ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस इन बिल्ट एनवायरनमेंट सेक्टर। तो हमने एनबीसी जब बनाया तो एनबीसी जब बनाते समय हमें ध्यान रखना था कि भाई हमें एनवायरनमेंट सेक्टर को डेवलप करना है, धीरे धीरे हमारी बिल्डिंग को ऐसा बनाना है कि भाई ये एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान ना दे और एनवायरनमेंट को डेवलप करना है। तो अ डिटेल्ड प्रोविज़न फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द अप्रूवल प्रोसेस ऑफ एक डिटेल प्रोविज़न लागू कर दिया गया जिसमें स्ट्रीमलाइन कर दी गई, मतलब एक के बाद एक प्रोसेस फॉलो कर दी गई अप्रूवल प्रोसेस को लेके, जिसमें बहुत सारी डिफरेंट एजेंसियां काम करती हैं। तो यही लिखा हुआ है कि अ डिटेल प्रोविज़न फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द अप्रूवल प्रोसेस, एक पूरी लाइन से बहुत सारी प्रोसेस के द्वारा डिफरेंट एजेंसीज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया और इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रूवल प्रोसेस। मतलब इस अप्रूवल में बहुत सारे फेजेस होते हैं। आप जानते हैं कि एक बिल्डिंग के नक्शे को पास कराने के लिए आपको पहले भोपाल डेवलपमेंट एसोसिएशन से साइन कराना है, फिर नगर पालिका से कराना है, फिर आपके यहाँ के पार्षद से साइन करवाना है, कि बहुत सारी एक अप्रूवल प्रोसेस बना दी गई। इसमें एक पूरी लाइन डेवलप की, जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया तो हमें बहुत सारी जगहों से इसका अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ये प्रोविज़न लागू कर दिया गया। तो ये लिखा हुआ है स्ट्रीमलाइनिंग द अप्रूवल प्रोसेस। फिर इसके बाद लिखा है कि फर्दर विद द व्यू ऑफ मीटिंग द अबव ऑब्जेक्टिव, मतलब कि आप जब समझ पा रहे हैं कि भाई जैसे जैसे हमने काम करना शुरू किया, हमारी गवर्नमेंट ने नियम लगा दिया कि भाई आपको नक्शा पास कराना है, आपको बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को लेके आपको साइन करवाने हैं आपके एरिया के पार्षद से 4-5 लोगों से कि भाई बिल्डिंग में कोई भी परेशानी ऐसी नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। तो उन्होंने ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए फर्दर कंप्यूटराइजेशन प्रोसेस बना दिया। आज की डेट में सब चीज़ें ऑनलाइन हैं, तो आप जान रहे हैं धीरे धीरे सारी चीज़ें उसमें ऑनलाइन, चाहे वो सबमिशन ऑफ प्लान हो, चाहे वो साइट प्लान हो, लैंडस्केप प्लान हो, फ्लोर प्लान हो और आपका एलिवेशन हो, ठीक है। सबमिशन ऑफ प्लान ऑनलाइन कर दिया है, ड्राइंग कर दिया है, अदर सारी डिटेल्स है। सैंक्शन देयर ऑफ एडिंग द स्पीडियर अप्रूवल प्रोसेस जो आप जानते हैं गवर्नमेंट अधिकारियाँ पहले के समय पे बहुत दिक्कत आ रही है साइन कराने के लिए, तो इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए उन्होंने इसे ऑनलाइन भी बना दिया था। फिर लिखा है प्रोविजन ऑन फायर एंड लाइफ सेफ्टी हैव बीन थोरोली रिवाइज्ड, मतलब कि आप जान रहे हैं धीरे धीरे बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं धीरे धीरे हम सीखते जाते हैं कि भाई कभी भूकंप से बिल्डिंग गिर गई, कभी बाढ़ आ गई, कभी पानी आ गया, कभी पानी भर गया, कभी पानी ज़्यादा गिर गया तो सीवेज की प्रॉब्लम हो गई, कभी आपका शहर में पानी भर जाता है, कभी कभार भूकंप के झटके आए तो भूकंप के झटकों से मकान डैमेज हो जाता है, कभी कभार आग लग गई तो बिल्डिंग डैमेज हो सकती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान, अपने सॉइल का सेटलमेंट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों के जब धीरे धीरे हम बदलते गए तो हमारा जो मेजर प्रोस्पेक्टिव था नेशनल बिल्डिंग कोड को बनाने का गवर्नमेंट का, वो सिर्फ ये था कि फायर एंड लाइफ सेफ्टी, मतलब आग से और आपके जो ज़िंदगी को बचाने के लिए हम काम करते हैं। इस पर लिखा है कि मीट द चैलेंजेस इन मॉडर्न कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, बहुत सारी बिल्डिंगों में इसको हम बदल रहे हैं धीरे धीरे, तो हम इस सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ही नेशनल बिल्डिंग कोड का यूज़ करते हैं। फिर लिखा हुआ है कि ध्यान से पढ़ें इसको, प्रोविज़न ऑन फायर एंड लाइफ सेफ्टी हैव बीन थोरोली रिवाइज। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें रिवाइज कर दी गई हैं जहाँ पे
लाइफ और फायर सेफ्टी को लेके हम बात करेंगे, और इसके बाद कि मॉडर्न कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, जितनी भी मॉडर्न कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग बन रही हैं वहाँ पे हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, इंक्लूडिंग द हाई राइज। तो हाई राइज मतलब कि हाइट को, जैसे हम आजकल ज़्यादा बड़ी बिल्डिंगों की हाइट आजकल देखते हैं आप, हाइट बहुत ज़्यादा होती है। फिर लिखा है कि लेटेस्ट स्ट्रक्चरल लोडिंग एंड डिज़ाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन कोड इंक्लूड दोज रेटिंग टू विंड लोड। मतलब कि धीरे धीरे जब हम बात कर रहे हैं तो आजकल बहुत सारे एस्टिमेशन सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, बहुत सारे हम बिल्डिंग बनाने के लिए सॉफ्टवेयरों का यूज़ करते हैं, बहुत सारी बिल्डिंग की एनालिसिस करते हैं। तो लिखा हुआ है कि लेटेस्ट स्ट्रक्चरल लोडिंग और डिज़ाइन मांगते हैं कि जहाँ पे हम बिल्डिंग के सबसे एडवांस सॉफ्टवेयर के द्वारा हमें बताइए कि इसकी लोडिंग कैसे होगी, कितना वजन इस बिल्डिंग में आएगा, कितना लोड ये झेलेगा, कहाँ तक ये जाएगी। तो लिखा हुआ है कि डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन कोड इंक्लूड रिलेटेड टू विंड लोड अर्थक्वेक रेजिस्टिंग बिल्डिंग। भाई हवा से बिल्डिंग नहीं गिरनी चाहिए। विंड लोड का मतलब होता है कि भाई अर्थक्वेक रेजिस्टिंग बिल्डिंग मतलब कि भाई भूकंप नहीं आना चाहिए। स्टील मतलब कि आपके बिल्डिंग में जो लोहा लगाते हैं हम, आरसीसी कॉलम का साइज़ कितना होना चाहिए, कॉलम कितनी बड़ी होना चाहिए। एंड फाउंडेशन, तो फाउंडेशन का जाला जो नीचे लोहे का बिछाते हैं, ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चरल एलिमेंट में कहलाती हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि लेटेस्ट स्ट्रक्चरल लोडिंग मतलब कि भाई जब बिल्डिंग का अप्रूवल होने के लिए हम जब एनबीसी को लेते हैं तो एनबीसी जब उसको अप्रूव करेगा तो भाई वो जो बिल्डिंग पे बात करेगा तो वहाँ पे वो बताएगा कि भाई आपको सबसे एडवांस कंस्ट्रक्शन का, एडवांस स्ट्रक्चरल लोडिंग का एनालिसिस आपको उसमें देना पड़ेगा, चाहे वो विंड लोड की वजह से हो, चाहे अर्थक्वेक की वजह से हो, चाहे स्टील डिज़ाइन को लेके हो, चाहे वो फाउंडेशन को लेके हो। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि फॉर इंश्योरिंग द स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑन अ डिज़ास्टर। तो आप जानते हैं कि भाई ये सब चीज़ें सिर्फ इसलिए की जा रही, कल को कोई कुछ ऐसी चीज़ें हों कि भाई जैसे भूकंप आ गया, जैसे बाढ़ आ गई, जैसे हो सकता है सुनामी आ गई, तो बहुत सारी चीज़ों से बचने के लिए एनबीसी का यूज़ किया जाता है। फिर लिखा है कि प्रोविज़न रिलेटेड टू ऑल बिल्डिंग एंड प्लम्बिंग सर्विसेज। तो आप जानते हैं कि बिल्डिंग, हम जब एनबीसी में तीसरी बार जब काम किया गया तो उन्होंने बताया कि बिल्डिंग में पानी को लेके जाना और ऊपर उसके बाद प्रॉपरली प्रोसेस में उसको बिल्डिंग से डिस्पर्स करना भी हमारे एनबीसी का काम है। फिर लिखा हुआ है कि हैव बीन अपडेटेड कीपिंग ऑल्सो इन अ व्यू दैट लेटेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिस। मतलब कि जैसे जैसे हमारी बिल्डिंग में काम होते जा रहा है, जैसे जैसे हमारा दिन ब दिन देश हमारा कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है और इंटरनेशनल लेवल में भी कंस्ट्रक्शन का काम कंटिन्यूसली चल रहा है, वैसे वैसे ही हम जब नेशनल बिल्डिंग कोड में हमेशा उसमें बदलाव लाते रहते हैं, जो बिल्डिंग की सर्विसेज को लेके, बिल्डिंग की प्लम्बिंग सर्विस को लेके और उसके जो बिल्डिंग के ड्रेनेज को लेके अच्छे से काम करता है। जैसे इसका एग्जांपल आप समझिए कि हम जब बिल्डिंग में काम करते हैं तो बिल्डिंग में जब आप काम करेंगे, जैसे पहले की डेट में आप जानते होंगे एक जीआई पाइप होते थे। जीआई पाइप का मतलब होता है गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप। अब गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप का मतलब आप जानते हैं कि आयरन का वो पाइप जिसमें आयरन कार्बन होता है, जिसमें जंग नहीं लगती, बहुत धीरे धीरे लास्टिंग होती है। पहले के ज़माने में ऐसा होता था, आप जानते हैं पहले के ज़माने में लोहे के पाइप डलते थे जो समय दर समय ख़राब होने लगे, धीरे धीरे फूटने लगे, डैमेज होने लगे। और बदलाव की तरफ बात करें कि भाई पहले के ज़माने में हम बात करते थे कि भाई पानी की जो आउटलेट प्रोसेस होती थी जिसमें हम ड्रेनेज करते थे, वहाँ पे बड़े बड़े चैम्बर नहीं होते थे, डायरेक्ट पानी की पाइपलाइन होती थी। आजकल चैम्बर होने लगे हैं। तो ऐसी बहुत प्लास्टिक, पहले में जीआई पाइप थे, आजकल लगने लगे हैं प्लास्टिक के पाइप, यूपीवीसी। ठीक है, तो यूपीवीसी पाइप्स जो आते हैं मार्केट में आप देखना, तो धीरे धीरे हम इंटरनेशनल प्रैक्टिस पे बदलते जाते हैं, हम काम करते जाते हैं। नेशनल बिल्डिंग कोड जो हमें बताता है वो ये बताता है कि हम धीरे धीरे हमारी बिल्डिंग को भी अपडेट कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं। फिर लिखा है कि प्रोविज़न हैव बीन अपडेटेड फॉर इंश्योर यूटिलाइजेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यू अल्टरनेटिव बिल्डिंग मटेरियल। तो भाई जो तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं, थर्ड रिवीजन, जो नेशनल बिल्डिंग कोड में तीसरा रिवीजन हुआ 2016 में, उसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखा गया। तो तीसरा रिवीजन आप जानते हैं, धीरे धीरे बिल्डिंग के मटेरियल को लेकर रिसर्च बढ़ रही है, धीरे धीरे लोग इस पे काम करने लगे हैं, धीरे धीरे बड़े बड़े एकेडमिक स्कॉलर और बड़े बड़े रिसर्चर इसमें काम कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है कि इंश्योर यूटिलाइजेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यू अल्टरनेटिव बिल्डिंग मटेरियल। तो भाई नए अल्टरनेटिव बिल्डिंग मटेरियल लगने लगे हैं बिल्डिंग में। जैसे कि आप जानते हैं पहले की डेट में लाल वाली ब्रिक, क्ले ब्रिक्स लगती थी, आजकल आप देख रहे हैं फ्लाई ऐश ब्रिक और सीमेंट की ब्रिक भी लग रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे अपग्रेड करते जा रहे हैं हमारे कंस्ट्रक्शन को। तो जो भाई नेशनल बिल्डिंग कोड का जो तीसरा रिवीजन है वो ध्यान रख के बनाया गया। फिर अब इसके बाद बात आती है अगला पॉइंट क्यों हम यूज़ कर रहे हैं थर्ड रिवीजन। तो लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट गाइडलाइन हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड विद टाइमली कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग। तो आप जानते हैं कि बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो है टाइम। कंस्ट्रक्शन का टाइम को हम कम से कम रखना, जो टाइम हमने दिया है उसी टाइम में हमारी बिल्डिंग कंप्लीट हो। फिर उसके बाद जब हम बात करेंगे कि जब उस पर बात करेंगे तो ये लिखा हुआ है, देखिए आप
कि टाइमली कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग प्रोजेक्ट और डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ सेफ मैनर विद इन द बजट कॉस्ट। तो भाई आपको कंस्ट्रक्शन जो करना है वो प्रॉपरली बजट में और प्रॉपरली टाइम में करना है। फिर लिखा हुआ है कि गाइडेंस हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर मेकिंग बिल्डिंग एंड बिल्ट एनवायरनमेंट एनर्जी एफिशिएंट। तो आप जब से पढ़ रहे हैं तब एनबीसी तब से हम ध्यान रखना कि हमें बिल्डिंग में जो काम करना है वो एनर्जी एफिशिएंसी को लेके ही काम करना है। अब एनर्जी एफिशिएंसी किसे कहते हैं? एनर्जी एफिशिएंसी मतलब कि आप जानते हैं कि ज़्यादा से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देना ही हमारा एनर्जी कंजर्वेशन है या एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनाना हुआ है। ठीक है। अप्रोच टू सस्टेनेबिलिटी, तो आप जानते हैं कि भाई बिल्डिंग बनाने के बाद आपके कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग एनवायरनमेंट को कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। फिर लिखा है कि भाई तो इसमें अच्छा एक चैप्टर लिखा हुआ है कि पार्ट 11 जो है एनबीसी का वो अप्रोच टू सस्टेनेबिलिटी, मतलब कि भाई बिल्डिंग में हमें सस्टेनेबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। फिर लिखा हुआ है कि न्यू चैप्टर्स हैव बीन एडेड ऑन स्ट्रक्चरल यूज़ ऑफ ग्लास, एस्केलेटर, मूविंग वॉक। तो भाई नए चैप्टर भी फ्रीक्वेंटली ऐड करते जा रहे हैं। एस्केलेटर को लेके हो गए, मूविंग वॉक मतलब आप जानते हैं जो एस्केलेटर की जगह जो आज की डेट में आजकल एक मूविंग वॉक्स आ गया, मतलब कि आपको सिर्फ खड़े रहना पड़ता है, वो खुद आपको लेके आगे चलता है। फिर अपन जब इसके बारे में बात करते हैं कि भाई इस चैप्टर में जब हम लिखा हुआ है कि आगे एडेड ऑन स्ट्रक्चरल यूज़ ऑफ ग्लास, भाई कांच का यूज़ बिल्डिंग में हम ज़्यादा करने लगे हैं। फिर लिखा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड एसेट ऑफ फैसिलिटी मैनेजमेंट। तो धीरे धीरे हम ये सीख रहे हैं, धीरे धीरे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। फिर इसके बाद जब हम बच्चों बात करेंगे कुछ अब साइलेंट फीचर की बात करेंगे कि एनबीसी में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें एनबीसी में लगना। अब देखिए अभी हमने बात करा कि प्रोविज़न फॉर थर्ड रिवीजन, तो ऐसी कौन सी चीज़ों की वजह से हमने रिवीजन किया, और अब हम बात कर रहे हैं ऐसे कौन कौन से इसमें एनबीसी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एनबीसी के अंदर आती हैं। तो पहला लिखा हुआ है कि कंप्रहेंसिव प्लानिंग नॉर्म्स फॉर मिनिमम एमेनिटीज़ टू बी प्रोवाइडेड इन सिटी और टाउन। तो भाई एक प्लानिंग के नॉर्म्स बना दिए गए हैं जिससे हम कि भाई हमें मालूम है कि भाई एक शहर और एक गांव में किसी भी सिटी और टाउन में भाई हमें कितनी फैसिलिटी देनी है, ये एनबीसी के द्वारा बता दिया गया। साइलेंट फीचर का मतलब होता है एनबीसी में है क्या क्या, है ना। अभी हमने बात किया कौन सा रिवीजन क्यों हुए थे, और अभी हम बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें हैं। तो पहले एक बताया कि कंप्रहेंसिव प्लानिंग के नियम बना दिए गए हैं कि एक सिटी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फिर लिखा है कि डिटेल प्रोविजन रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट फॉर एसेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग एंड बिल्ट एनवायरनमेंट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। मतलब कि एनबीसी ने सबसे पहले जब काम किया तो उन्होंने बताया कि भाई प्रोविज़न में हमने बताया कि एसेसिबिलिटी इन बिल्डिंग, मतलब कि भाई बिल्डिंग में हम धीरे धीरे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को अंदर आने के लिए कैसे हम, जैसे आप देखते होंगे कि भाई हर गवर्नमेंट बिल्डिंग में आज की डेट में रैंप होता है। हाँ, अपने कॉलेजों में आप देखते हैं कि भाई रैंप बने होते हैं, आपके हॉस्पिटल में रैंप बने होते हैं। भाई जैसे जो लोग नहीं चढ़ पाते हैं वो सीढ़ी नहीं चढ़ पाते, जिन लोगों को कुर्सी में चढ़ना है तो भाई वो धीरे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो लोग हैं जो चल नहीं पाते हैं, जो बैठ नहीं, कि जिनको बहुत सारी परेशानी हो सकती है पर्सन विद डिसेबिलिटी में, तो हम उनके लिए अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर रेलवे में भी लिखा होता है कि हर जगह वॉशरूम में जाएंगे तो भाई पीडब्ल्यूडीज़ के लिए अलग से वॉशरूम होते हैं, मेल्स के लिए अलग होते हैं और उसके फीमेल्स के लिए अलग होते हैं, जनरल पब्लिक के लिए अलग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गाइडलाइन लागू की गई हैं, डिटेल प्रोविज़न लागू किए गए एनबीसी के द्वारा। फिर लिखा है कि नॉर्म्स फॉर सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन, मतलब कि आप जानते हैं कि भाई सोलर एनर्जी को कैसे यूज़ करना है, ये बताया गया। फिर लिखा है फायर एंड लाइफ सेफ्टी इन मॉडर्न कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, मतलब कि जैसे जैसे हमने बिल्डिंग में काम करना शुरू किया वैसे वैसे फायर सेफ्टी और मॉडर्न कॉम्प्लेक्स को लेके हमने बात की कि भाई कैसे कैसे बिल्डिंग में हमें काम करना है, कांच कैसे लगाना है, एरिया कहाँ लगाना है, कमर्शियल किचन बनाना है। आजकल आप देख रहे हो कि मॉड्यूलर किचन बन रहे हैं, बहुत सारी कार पार्किंग फैसिलिटीज़ हैं। ये सब पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन आजकल लोगों ने तो भाई इसके प्रोविज़न दिए गए हैं एनबीसी में। फिर इसके बाद अगला पॉइंट जो होता है सॉरी बच्चों, थोड़ा सा इसमें बैक हो गया था। ठीक है, सोलर एनर्जी के बारे में हमने बात कर ली। फिर हमने इसके बारे में बात की भाई फायर सेफ्टी और हाई राइज बिल्डिंग को लेकर हम बात करने लगे हैं। फिर लिखा है कि भाई रिसर्च डेवलपमेंट हो चुके हैं भाई कंक्रीट, स्टील और मेसनरी बिल्डिंग को लेके, मतलब भाई हम जब बिल्डिंग में काम करेंगे तो भाई जैसे जैसे डिजास्टर आ सकते हैं, जैसे आप जान रहे हैं भूकंप दिन ब दिन आते जा रहे हैं, बाढ़ आने लगी हैं नॉर्मली, कभी कभार भाई वाइब्रेशंस आते हैं बिल्डिंग में,
तो इन सब चीज़ों से देखते हुए हमारे कंस्ट्रक्शन में चेंज ला दिए गए हैं एनबीसी के द्वारा। फिर लिखा है कि अपडेटेड प्रोविज़न फॉर इंजीनियर्ड यूज़ ऑफ बैम्बू। एनबीसी में ये बताया गया है कि बिल्डिंग में हम बैम्बू का यूज़ कैसे कर सकते हैं। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि प्रमोशन ऑफ यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो आप भाई उन्होंने बताया कि भाई आप एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है उसको भी बिल्डिंग में यूज़ कर सकते हो, कि भाई उस जो मटेरियल है उसको कैसे यूज़ करेंगे हम बिल्डिंग में विद द एंड ऑफ सेफ्टी एंड क्वालिटी को ना गिराते हुए हमेशा ध्यान रखना है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है अपडेटेड प्रोविज़न ऑन प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन। धीरे धीरे हम प्री फैब्रिकेट मतलब कि पहले से बने बनाए कंस्ट्रक्शन को यूज़ करने लगे हैं, कंस्ट्रक्शन को तेज करने के लिए, थोड़ा जल्दी बनाने के लिए, क्योंकि लेबर के साथ काम करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज बढ़ते जा रही हैं दिन ब दिन। फिर लिखा हुआ है कि न्यू एंड अल्टरनेटिव बिल्डिंग मटेरियल। धीरे धीरे हम बिल्डिंग मटेरियल को लेकर काम कर रहे हैं, कौन कौन से बिल्डिंग मटेरियल नए एडवांस बिल्डिंग में आने लगे हैं, हम कैसे काम करना है उसमें रेड टेप ब्रॉन्ड वगैरह टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। फिर लिखा हुआ है हैबिटेट एंड अदर वेलफेयर रिक्वायरमेंट फॉर वर्कर्स के लिए भाई कुछ हैबिटेट पॉलिसी, भाई उनके कहाँ रहेंगे, उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि जब लेबर कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए आते हैं तो भाई वो लेबर जो काम करने आती है वो 6-6 महीने साल भर 5-5 6-6 साल काम करती है। तो इस दौरान उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था, उनके बच्चों के खेलने की व्यवस्था, उनके लिए खुद के वहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था कि खाने पीने का सारा सामान अवेलेबल है कि नहीं, ये पूरी पॉलिसीज एनबीसी ने लागू करी। फिर लिखा है कंप्रहेंसिव प्रोविजन रिलेटिंग टू लाइटनिंग द प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग। भाई बिल्डिंग को सेफ्टी को लेके हमने बात करी इसमें प्रोविज़न पे। फिर लिखा है कि न्यू एंड एनर्जी एफिशिएंट ऑप्शन, मतलब कि भाई एयर कंडीशनर, हीटिंग और मैकेनिकल वेंटिलेशन, ऐसी कई टेक्नोलॉजीज हैं जिनको हम बिल्डिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो उनका हाइब्रिड सेंट्रल पैनल और डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका इंट्रोड्यूस किया इन्होंने एनबीसी में। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि हाई स्पीड लिफ्ट फॉर टॉल बिल्डिंग। भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, बहुत बड़ी बड़ी जो ऊंची बिल्डिंगें होती हैं वहाँ पे हाई स्पीड लिफ्ट लगाई गई हैं। फिर इसके बाद देखिए आप लिखा हुआ है कि भाई इसमें एक्सकेलेटर और मूविंग वॉक, मतलब आप जानते हैं एक्सकेलेटर मतलब कि भाई चलती हुई स्वचालित सीढ़ियाँ, और मूविंग वॉक का मतलब होता है भाई जैसे आप जो जहाँ सीढ़ियाँ नहीं होती, जहाँ पे एक रैंप बना होता है जो अपने आप मूव करता है, कंफर्टेबल एंड सेफ मूवमेंट ऑफ पीपल। तो भाई इसकी खुद की डिज़ाइन गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दी भाई इसका इतना वजन, जैसे आपने देखा होगा लिफ्ट में अक्सर लिखा होता है कि 18% के लोगों के लिए ही ये लिफ्ट है। तो ये सब गाइडलाइन पहले से गवर्नमेंट के द्वारा लगा दी गई हैं कि भाई आपको बिल्डिंग बनाते समय ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर लिखा है अपडेटेड प्रोविजन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप जानते हैं बारिश के पानी को स्टोर करना है, ज़मीन का ग्राउंड वाटर को अच्छा बनाना है, ज़मीन में पानी की अधिकता को बढ़ाना है, तो भाई हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। फिर लिखेंगे अपडेटेड प्रोविजन फॉर पाइप गैस सप्लाई इन हाउस फॉर हॉस्पिटल। तो भाई बड़े बड़े हॉस्पिटलों में कैसे गैस की सप्लाई करनी है, बड़े बड़े, क्योंकि ये पब्लिक की है तो भाई पब्लिक के यूज़ की काम है, तो भाई इसे हमें एनबीसी ने इस पर ज़्यादा ध्यान देते हुए काम किया कि भाई गैस की सप्लाई कैसे करनी है, चाहे वो मकान पे हो या फिर हॉस्पिटल पे हो, मेडिकल पर्पज़ के लिए। फिर लिखा है एलईडी लाइट्स का यूज़ ऑन। आजकल आप देख रहे हो कि धीरे धीरे सारी लाइटें एलईडी की तरफ ज़्यादा मोटिवेट किया जा रहा है यूज़ करने के लिए। तो बच्चों जो नेशनल बिल्डिंग कोड है ये एक प्रोविज़न है, एक पूरी बुक है जिसमें पूरे नियम दिए गए हैं बिल्डिंग बनाने के कि भाई इसको फॉलो करना है और इसे ऑल ओवर इंडिया फॉलो करना है। तो हमने आपको बताया कि बिल्डिंग बनाने की एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है जिसमें हम ये काम करते हैं कि भाई बिल्डिंग कैसे बनना चाहिए। तो फिर मैंने इसके प्रोविजंस के बारे में बताया। तो पहले हमने बताया कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, फिर मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें अभी भी बाकी हैं और अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, लेकिन एनबीसी आपका एक पोर्शन जो है वो मैंने आपको फर्दर यहाँ पे डिवाइड कर दिया कि कैसे हमें यहाँ पे इसको कवर करना है। अब देखिए आजकल क्या है, अब देखो नॉर्मल एक इंजीनियर जो है वो रेजिडेंशियल हाउस बनाता है, नॉर्मल वो जो एक 2-4 फ्लोर का मकान बनाएगा, तो ये सारी चीज़ें तो वो है कि भाई इसको भी लेके गवर्नमेंट के गाइडलाइन है, लेकिन सिंगल स्टोरी मकान के लिए ज़्यादा कोई नियम ऐसे है नहीं। तो इस वजह से हो सकता है कि आप ये बोलें कि भाई हमने आज तक तो देखा नहीं है इसको फॉलो होते, लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइन होती है मकान को पास करने के लिए, मकान को बनाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें एनबीसी के अंदर आती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बिल्डिंग बनाने के लॉस के बारे में बात करेंगे, बिल्डिंग कैसे बनाई जाती है। थैंक यू बच्चों।